हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से हम क्लास 12th के अपने चल रहे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और जहां हमने पिछले क्लास में बात की थी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, यानी मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, इसको लेके हम लोगों ने एक एक पर्सपेक्टिव अप्रोच हम लोगों ने डेवलप किया था कि किस तरीके से अलग अलग फील्ड में ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो दिखते नहीं हैं पर बहुत बड़े बड़े धमाके करते हैं। आज की कड़ी में इन सभी स्लॉट को अलग अलग सेक्शन के जरिए आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे और इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव के कल्याण में ये जो सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका है वो एग्रीकल्चर फील्ड में कैसी है। यानी आज का पूरा फोकस है कृषि में, किस तरीके से हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से नए और उन्नत तरह के प्रोडक्ट्स को विकसित कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि जैसा कि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी कृषि पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं और ये जो कृषि का जो हमारा जो व्यवस्था है उसमें हमें क्या करने हैं, नए नए इनोवेशन करने हैं और यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की सहायता से हमने अपने कृषि को काफ़ी आसान बना दिया है। तो आइए जो 4 प्रमुख आधार स्तंभ मेरे अनुसार कृषि में सूक्ष्म जीवों की है, पहले उसको चिन्हित करते हैं और फिर वन बाय वन करके सभी तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका है उसे हम अगर चिन्हित करें 4 अलग अलग फैक्टर के माध्यम से तो हम पाएंगे कि सूक्ष्म जीव जो है वो कृषि को बढ़ाने में किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में माइक्रोब्स की भूमिका यानी सूक्ष्म जीवों की भूमिका, अगर इस भूमिका की हम बात करें तो इसके जो मुख्य आधार हैं, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम इसके अंतर्गत समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है इन 4 मुख्य तथ्यों के ऊपर समझने की। तो सबसे पहला तथ्य जो हम समझेंगे उसमें वो होगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो वायुमंडल में 78% है वो पौधे के काम के लिए नहीं है। तो पौधों को जो नाइट्रोजन चाहिए उसके लिए ये सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो एजेंट्स हैं सूक्ष्म जीवों के, वो नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म में नाइट्रोजनस कंपाउंड में तोड़ते हैं और इनके माध्यम से कृषि में या सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम एक अचीवमेंट देख पाते हैं। तो जो सबसे पहला जो है वो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। दूसरा जो मुख्य आधार स्तंभ है जो हम कृषि में सूक्ष्म जीवों की सहायता से कर पा रहे हैं वो है हम बड़े पैमाने पे बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैविक खाद बना पा रहे हैं और ये सूक्ष्म जीवों की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। तो हमने कहा कि कृषि के क्षेत्र में जो आधार स्तंभ हैं जो सूक्ष्म जीवों से जुड़े हुए हैं, जो माइक्रोब्स की वजह से पॉसिबल हो रहे हैं, उनकी बात करें तो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैविक खाद आप विकसित कर रहे हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो हम देखेंगे हम बायो कंट्रोल कर पा रहे हैं। हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से पौधों में होने वाले बहुत सारे कीटों के प्रति जो बीमारी है, बहुत तरीके के पेस्ट डेवलप हो रहे हैं, इंसेक्ट को लेके परेशानियां होती हैं, उन सबको हम बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब रसायन के दुष्प्रभाव को हमने मिनिमाइज किया है और बायोलॉजी की सहायता से खेतों में उगने वाले फसलों के साथ कीट या पेस्ट के साथ जो चुनौतियां है उसको हम बायोलॉजिकली एड्रेस कर रहे हैं। उसी तरीके से पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी लगाया है कि किस तरीके से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में रहते हुए भी इन सभी का ठीक प्रकार से प्रबंधन कर पाएंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत तरीके के कंपोस्ट वगैरह भी हम डेवलप कर पा रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका है कृषि के क्षेत्र में, उन्हीं को हमें वन बाय वन करके पढ़ना है, जहाँ पे आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए हमें बहुत आसानी से बहुत आराम से समझना है बीटी फसल के बारे में कि कैसे हम लोग बीटी फसल उगा रहे हैं और इस बीटी फसल में सूक्ष्म जीवों की सहायता से हमने किस तरीके से एक जैविक कीटनाशक विकसित कर लिया है।
तो आइए वन बाय वन करके एग्रीकल्चर के फील्ड में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है उसको चिन्हित करने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड के माध्यम से एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि मानव के कल्याण में सूक्ष्मजीवों की जो भूमिका है वो कृषि में जैविक नियंत्रण पे आधारित है, जैव उर्वरक को बनाने में है और साथ ही साथ प्रकृति को रक्षा भी करना है और साथ ही साथ पोषण भी, पोषक तत्वों को समावेशित भी करना है। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे कम से कम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, कम से कम पर्यावरणीय संकट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम बायोलॉजिकल वे में रहते हुए, बायो कंट्रोल करते हुए अपने उत्पाद को बढ़ा सकें। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स के बाद हम लोग एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से हम इस तकनीक का सहारा लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका रहा है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा केमिकल पे आत्मनिर्भर हो गए, तो आप देखेंगे कि रासायनिक कृषि का संकट जो है एक विनाश का दुष्चक्र है। किस तरीके से? तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं और ऐसा करने से फसलों पे जो उगने वाले, डेवलप होने वाले जो कीट हैं उनका भी जीवन संकट में है, फसलों का जीवन चक्र भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का छिड़काव कर रहे हैं तो मिट्टी भी आपकी खराब हो रही है, पर्यावरण भी खराब हो रहा है और मानव का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। मतलब एक केमिकल के इम्पैक्ट से आपको 3 तरीके का डैमेज देखने को मिल रहा है। यानी क्लियर कट जो कंसेप्ट है वो यही है कि रसायनों पर निर्भरता जो है, न केवल कीट अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं जबकि हमारी खाद्य श्रृंखला भी जहरीली होती जा रही है। अब कहिएगा कि सर रसायन के प्रयोग से कीट तो मर जा रहे हैं तो शक्तिशाली कैसे हो रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आने उनकी भी अपनी जनरेशन है, जो आने वाले कीट हैं, आने वाली उनकी कीटों की जो पीढ़ी है वो उस पर्टिकुलर केमिकल को लेके रेसिस्टेंट डेवलप कर ले रहे हैं, यानी वो शक्तिशाली धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो एक तो उनको मारना हटाना आपके लिए आसान नहीं हो पा रहा है और उसके कॉस्ट में आप क्या कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से अपनी खाद्य श्रृंखला को जहरों से भर दिया। आपने ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज किया, फसलों में अब ज़्यादा से ज़्यादा जहर आपके पास है और पूरे के पूरे एक तरीके से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट डेवलप करके कैंसर जैसी भयावह बीमारियां भी मनुष्य में विकसित हो रही है। तो ये समस्या हमारा रासायनिक कृषि पे बेस्ड होने की वजह से है और उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल अप्रोच अपना रहे हैं कि सबका विकास हो। और इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे इसी सूक्ष्म जीवों की कि जिनकी वजह से ये सब कुछ आसान और बहुत आसान होता दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी पारंपरिक जो खेती है उस पारंपरिक खेती में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खाद, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था ऐसी है कि जहाँ पे सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा है, सबका विनाश हो रहा है, उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे संकट भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल वे में जाएं, जैविक खेती की ओर जाएं, तो देखेंगे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और हमारे पर्यावरण में ये जो कीट हैं, ये जो इंसेक्ट हैं, ये जो पेस्ट हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना रहे हैं और शुद्धता भी जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। तो कहने का सेंस ये है कि सूक्ष्म जीवों की इस भूमिका की वजह से, सूक्ष्म जीवों के इस प्रभाव की वजह से हम रसायन से दूर जा रहे हैं और एक ऐसी खेती की ओर जा रहे हैं जहाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ की ओर हम जा रहे हैं। ये देखेंगे कि इस सिस्टम में सब कुछ फ्लरिश हो रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है और एक कंट्रोल मैनर में बढ़ रहा है। तो आइए उन सूक्ष्म जीवों को समझें कि वो कौन हैं जो इस तरीके से हमारे कृषि के पैटर्न को आसान बनाए हुए हैं। इस कड़ी में हम लोग को देखना है, सबसे पहला मैंने जो बात कर रहा था, एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी समेकित कीट का प्रबंधन। अब देखिए क्या है, इस पूरे पैराग्राफ को आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक परभक्षियों और रोगजनकों का उपयोग कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने और लाभकारी कीटों को बचाने के लिए जैविक नियंत्रण में आईपीएम एक महत्वपूर्ण भाग है। मतलब जो मुख्य बात समझने का है वो ये है कि हमारे जो खेती की व्यवस्था में जो इंसेक्ट डेवलप हो रहे हैं या आ रहे हैं या उनका जो जीवन चक्र चल रहा है, सभी के सभी जो है वो नुकसानदेह नहीं होते हैं। लेकिन जब हम केमिकल का सहारा लेते हैं तो केमिकल क्या करता है, अच्छे बुरे सबको तहस नहस कर देता है। तो यहाँ पे हम आईपीएम के जरिए क्या कर रहे हैं कि लेडी बर्ड एक लाभकारी कीट है, ड्रैगन फ्लाई एक लाभकारी कीट है, इन कीटों को हम बचा रहे हैं।
क्योंकि इनके रहने से हमारे पर्यावरण पे, हमारे इकोसिस्टम पे एक अच्छा असर देखने को मिलता है। तो हम टारगेटेड तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, कीटों का प्रबंधन कर रहे हैं। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? तो ये सूक्ष्म जीवों की वजह से पॉसिबल हो रहा है। क्यों भाई? हमने अपना कल्चरल, एक जो खेतों में अपनी जो हरियाली है, कीटों से सजा हुआ खेत है, उसको भी सांस्कृतिक एक तरीके से कह सकते हैं, कल्चरल एसेट को भी मेंटेन किए हुए हैं, रसायन को भी मिनिमाइज कर दिया है। एक तरीके से भौतिक नियंत्रण, हमें कीटों को पकड़ के हटाने की व्यवस्था भी नहीं करनी है, और साथ ही साथ हम जो है बायोलॉजिकल तरीका अपना रहे हैं, जिसमें सबका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आईपीएम क्या है? आईपीएम जो है एक तरीके से समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक बहुत मुख्य आधार है, जहाँ पे हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से एकदम प्लानिंग वे में कीट का प्रबंधन कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा कीट हमारे फसलों के लिए, खेतों के लिए लाभकारी है और कौन सा नुकसानदेह है। तो एक कंट्रोल मैनर में हम नियंत्रण कर रहे हैं, और ये हम कर रहे हैं किसकी सहायता से? तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से। उसी तरीके से अगर आप सूक्ष्म जीवों की श्रेणी देखें तो आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि खुले आंख से नहीं दिखने वाले जीव हैं। इसमें आपको बैक्टीरिया भी आ रहा है, वायरस भी आ रहा है, फंगस भी आ रहा है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के हम देखें कि किस तरीके से ये अपनी भूमिका निभाते हैं, तो आइए सबसे पहला समझते हैं बैक्टीरिया का। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इस जीवाणु का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसकी फिजियोलॉजी को समझना है। हमने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे बीटी, जहाँ एक बी का मतलब है बैसिलस जो कि जीवाणु है, और थुरिंजिएंसिस जो है उसकी स्पेसीज है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसे शॉर्ट में हम बीटी बोलते हैं, इस जीवाणु का हमने प्रयोग किया है। जीवाणु है ये, जीवाणु का प्रयोग करके हम क्या बना रहे हैं भाई? बायोलॉजिकल तरीके से हम जैविक कीटनाशक बना रहे हैं। कीट को तो मारेगा, लेकिन बायोलॉजिकल तरीके से कोई जहर का प्रभाव यहाँ पे नहीं होगा। हमने बीटी से क्या किया भाई? बैसिलस थुरिंजिएंसिस से क्या किया? जैविक कीटनाशक बना लिया है। बस ये बात आपको समझना है कि जैविक कीटनाशक आपने बनाया है। अब होता क्या है कि इस बैक्टीरिया के बॉडी से आपने एक स्पेशल टाइप का टॉक्सिन, एक जहर एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। इस टॉक्सिन को हम लोग बोलते हैं क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन हमने विकसित कर लिया। अब ये क्राई प्रोटीन जो है इस बैक्टीरिया के अंदर है, ये किस तरीके से आपके फसलों को एक जैविक कीटनाशक के रूप में बचाएगा, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है? सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से हमें क्या विकसित करना है? जैविक कीटनाशक विकसित करना है। किसकी सहायता से हो पाएगा? तो इसके अंदर एक प्रोटीन है क्राई प्रोटीन, इसकी सहायता से हम कर पाएंगे। अब ये जब क्राई प्रोटीन के साथ बैसिलस थुरिंजिएंसिस हमारे खेतों में फसलों के साथ खड़ा रहेगा, तो कीट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कीट फसलों पे आके बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक श्रृंगार करे, मतलब यहाँ से वहां गैमेट ट्रांसफर करे, घूमते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने केमिकल यूज किया होता तो अब तक कीट मर गया होता, लेकिन हमने जैविक कीटनाशक में कीटों को बचा के रखा है। कैसे भाई? तो कीट आए, घूमे, बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब कीट जो है फसलों के ऊपर आके बैठे और उसको नुकसान पहुंचाए। जब कीट फसलों के ऊपर आए, बैठे, उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या होगा कि जो फसल खाने के बाद कीट के स्टोमक में जाएगा, अमाशय में जाएगा, तो अमाशय में जाते हैं ये क्राई प्रोटीन जो है ना एक्टिव हो जाएगा और कीटों के आंत में छेद कर देगा। और जब कीटों के आंत में छेद कर देगा तो आंत डैमेज, मतलब कीट भी डैमेज। तो कीट को हमने डैमेज तब किया जब वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो जैविक कीटनाशक में आप देखेंगे अब वो कीट मरेगा तो क्या होगा? खाद ही का काम करेगा, फर्टिलाइजर ही बनेगा, मिट्टी में जाएगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा। और जब तक था तब तक खेती का, कृषि का श्रृंगार भी कर रहा था। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु की सहायता से हमने जैविक कीटनाशक बनाया है, और उस जैविक कीटनाशक के अंदर क्राई प्रोटीन है। और ये क्राई प्रोटीन क्या कर रहा है बच्चे? तो ये आपको एक तरीके से जैविक कीटनाशक की तरह काम कर रहा है, और इंसेक्ट जो डेवलप होंगे उनको एक तरीके से डैमेज करेगा तब जब वो फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये बैक्टीरिया से हमने एक टॉक्सिन डेवलप किया, नाम दिया उसको क्राई प्रोटीन। क्लियर? और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं बीटी। अब ऐसा कोई भी फसल जो इस तकनीक से उगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं बीटी फसल। हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसको डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, बीटी फसल क्या है। मतलब वैसा फसल जिसमें हमने
इस बैसिलस थुरिनजेंसिस का प्रयोग किया है जैविक कीटनाशक के रूप में, यानी हमने इसमें जीन में कुछ ट्रांसफर किया होगा। बायोटेक में हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए है कि बैक्टीरिया से हमने जो टॉक्सिन बनाया उस टॉक्सिन से हमने जैविक कीटनाशक तैयार कर लिया। उसी तरीके से फंगस में ट्राइकोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है एक तरीके से परजीवी और विरोधी के तरह जो है काम करेगा। किसके लिए? तो विशेष तरीके के जो पैथोजेंस हैं उनको जो है वो पनपने नहीं देना है, उनको प्रॉपरली विकसित नहीं होने देना है। वायरस में जाएंगे तो वायरस की भी ऐसे ही जो है वो इम्पोर्टेंट भूमिका है। आइडेंटिफाई करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि सर्टेन तरीके के डैमेज जो प्लांट में हो रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट की वजह से, उसको नियंत्रित करना है। तो आप देख रहे होंगे कि बायो कंट्रोल करने में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तीनों जो है कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। और आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में ये जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी क्या भूमिका है। आप देख रहे होंगे कि इनकी क्या भूमिका है। अब देखिए, जैसे आपने एक देखा यहाँ पे कि ये जो तितली के कैटरपिलर, अमेरिकन बॉलवर्म, स्टेम बोरर, ये सब सूखे बीजाणुओं को पानी में मिलाकर प्रभावित पौधों में छिड़का जाता है। ऐसा करने से लक्षित कीट ही मरता है, जिसको आपने टारगेट किया है उसी को मारना है। माने एक तरीके से समझिए कंट्रोल है पूरा, आपके पूरी व्यवस्था पे कंट्रोल है। आपको उन्हीं को मारना है जो फसलों के लिए नुकसानदेह हैं और जो पूरे एक तरीके से फसल को डैमेज करने के लिए, तबाही मचाने के लिए आतुर हैं। बाकियों के लिए ये जो है कंट्रोल मैनर में ही नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जैविक कीटनाशक आप बना पा रहे थे। अब वो जो मैंने आपको बताया कि बीटी काम कैसे करता है, ये जो टॉक्सिन हमने बनाया है वो काम कैसे करता है। मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट की बॉडी है, क्लियर, ये इंसेक्ट है, बड़ा सा जो विशाल दिख रहा है ये कोई इंसेक्ट है। और जब ये इंसेक्ट ने क्या किया, इसे खाया, फसलों को खाया, फसलों को जो है इंसेक्ट ने जब खाने की कोशिश की, ये जब खाया तो यहाँ तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये आंत में गया, जैसे ही इसके आंत में गया, वहीं पे जाके इसने क्या कर दिया, एक तरीके से देखिए यहाँ पे होल कर दिया, छेद कर दिया, डैमेज कर दिया, और कीट जो है वो मर जाएगा। मतलब देखिए क्या होगा, कैटरपिलर जो है बीजाणु और क्रिस्टल को खा लेता है। फसल खाते समय समझिए कि उसने बीटी को निगल लिया, निगला तो क्या हुआ, कीट के मिडगट में यानी उसके मध्य आमाशय में पीएच इतना होता है, 9.5 से अधिक होता है, वहां पे जाके ये घुल जाता है जो खाया था वो। और घुलने के बाद इसके अंदर जो एंजाइम है, प्रोटीन है, टॉक्सिन है, जिसे आप क्राई प्रोटीन बोल रहे थे, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। और एक्टिवेट होकर इसने क्या किया, वहां की जो एपिथेलियल टिश्यू थी उसको छेद कर दिया और कीट की मृत्यु हो गई। तो देख रहे होंगे आप, बिल्कुल बायोलॉजिकल कंट्रोल है। कीट जो है तभी मारा जाएगा जब वो फसलों को खाने, नुकसान करने की कोशिश करेगा। नॉर्मल परिस्थिति में अगर वो अपनी कोई लाइफ साइकिल चला रहा है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो बीटी कैसे काम करता है ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी अलग से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमने देखा है कि किस तरीके से जीवाणु की सहायता से हमने जैविक कीटनाशक बना लिया, जो कि सूक्ष्म जीवों की एक बहुत बड़ी भूमिका है जब हम कृषि के क्षेत्र की बात करते हैं। अब हम देखते हैं ट्राइकोडर्मा को। तो ट्राइकोडर्मा में ये भी है कहानी कि यह मुक्त जीवित कवक जड़ पारिस्थितिक इकोसिस्टम में पाया जाता है और यह पौधों को कई मिट्टी जनित रोग जनकों से बचाता है। ट्राइकोडर्मा जो है मिट्टी में अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर या किसी तरीके का संक्रमण डेवलप हो जाए तो वो संक्रमण जो है पौधों तक पहुंचता है। तो हमने ट्राइकोडर्मा फंगस के माध्यम से क्या कर लिया कि एक तरीके से कंट्रोल कर लिया, एक प्रकार से उस पर्टिकुलर बीमारी के प्रति प्रतिरोधी विकसित कर लिया, प्रतिरोधक विकसित कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और पौधा जो है हमारा सुरक्षित है। तो आप देख रहे होंगे कीटों के प्रभाव से जहां बीटी बचा रहा था, वहीं कुछ अलग तरीके के इन्फेक्शन या पैथोजेंस जो मिट्टी में है और वो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको ट्राइकोडर्मा ने यहाँ पे कंट्रोल कर दिया। यहाँ पे भी वही चीज है, कीटों में व्हाइट मस्कडिन रोग पैदा करता है। बीजाणु सीधा कीट के त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है, बाहर से प्रवेश करेगा ऐसे, और एक तरीके से इनको डैमेज करने का काम करेगा। मतलब बायोलॉजिकल मैनर में हो रहा है, पर्यावरण के बिना डैमेज किए इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, अलग अलग आपने एग्जाम्पल देखा, जहां बैक्टीरिया में बीटी बैसिलस थुरिनजेंसिस देखा, फंगस में आपने ट्राइकोडर्मा देखा। किस तरीके से ये एक तरीके से बायो कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा रहे हैं। अगर आप वायरस की बात करें तो ये वैक्यूलो वायरस की कहानी ये है कि ये भी जो है एक अत्यधिक प्रजाति विशिष्ट को
जो संकीर्ण स्पेक्ट्रम कीटनाशक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पे क्या होता है कि पौधे हैं, स्तनधारी पक्षियों, मछलियों या लाभकारी गैर लक्षित कीटों पर इनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब मैंने कहा ना कि ये इस तरीके के केमिकल की तरह वर्क नहीं कर रहा है कि कोई भी रसायन अगर छिड़काव कर दिया जाए तो उस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में रहने वाले जितने भी पक्षी हैं, पौधे हैं, इनफैक्ट मनुष्य तक उसका असर पड़ेगा। लेकिन जब हम एक टारगेटेड वे में काम कर रहे हैं, स्पेसिस स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, प्रजाति विशिष्ट पे आप फोकस करके कर रहे हैं कि हमको संकट इसी पैथोजन से है, उसको टारगेट करके जो हम काम करेंगे तो वो ज्यादा सटीक रिजल्ट आएगा। और ये सटीकता, ये एक्यूरेसी आपको सूक्ष्मजीवों की मदद से पॉसिबल हो रही है। क्योंकि केमिकल बना के मैंने क्या बोला, उस इन्वायरमेंट सराउंडिंग में जितने भी तरह के इकोसिस्टम में रहने वाले जीव हैं सब प्रभावित हो रहे हैं, इकोसिस्टम भी सफर कर रहा है। लेकिन जब हम बायो कंट्रोल कर रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के माध्यम से या सूक्ष्मजीवों के माध्यम से, तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है बिल्कुल नियंत्रित है। और हम क्या कर रहे हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक यानी प्रजाति विशेष को टारगेट करके ही हम ये पूरा प्रक्रिया विकसित कर रहे हैं। तो मानव के कल्याण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, एक तरफ जहां हम बचाव कर रहे थे, आक्रमण से लड़ रहे थे, पैथोजन से लड़ रहे थे, तो दूसरी चीज हमारी पोषक तत्वों को बढ़ाने की भी है। पहला जो अध्याय था अभी तक जो आप समझ रहे थे, वो अध्याय फोकस कर रहा था कि कैसे हम कीटों से बच जाएं और आने वाले पैथोजन्स के हमलों से अपना सामना कर सके। ये हमने सूक्ष्मजीवों की सहायता से कर लिया। अब हमें बच जब गए तो अब हमें पोषक तत्वों के बारे में देखना है कि हमारी पोषकता बढ़े, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, हमारे पौधे जो है पहले से ज्यादा जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके। तो आते हैं, रक्षक तो हमारा हो गया, रक्षा हो गया, अब हम पोषक की ओर आते हैं। और इस पोषक की जब कभी भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे जैव उर्वरक के बारे में, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। और ये फर्टिलाइजर्स बनाने में सूक्ष्म जीवों की बहुत बड़ी भूमिका है। और कहते हैं कि सूक्ष्म जीव केवल पौधों को दुश्मनों से ही नहीं बचाते, बल्कि वे रासायनिक उर्वरों पर निर्भरता को कम करते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। पहला खतरा किस बात का था कि हमें शत्रुओं का हमला से बच जाए, तो हमने कीटों के हमला से, रोगजनकों के हमला से बच भी रहे थे। और साथ ही साथ अब हम लोग केमिकल के प्रभाव को कम करके मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे ये फर्टिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा पोषकता की ओर मूव करेंगे। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6वीं से जब आप पढ़ना शुरू किए होंगे तब से आप पढ़े होंगे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, और वहां पे आपने राइजोबियम के बारे में नाम सुना होगा। तो आप बिल्कुल सिंपल ये समझ लीजिए कि जहां से नेचर में नाइट्रोजन की जो एबंडेंस है 78%, लेकिन ये 78% गैसेस जो है किसी काम की नहीं है पौधों के लिए। हम और आप कुछ भी करके इसे अलग रूप में कन्वर्ट कराने में सक्षम नहीं है। लेकिन जहां से ये सब काम रुक जाता है, हमारे आपके लिमिट के लिए आ जाता है, वहां पे सूक्ष्म जीव आते हैं और वो अचानक से पूरे खेल को चेंज कर देते हैं। क्योंकि सूक्ष्म जीवों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर दें। जैसे एटमॉस्फेरिक कंपाउंड में, नाइट्रोजनस कंपाउंड में आप परिवर्तन कर करके कभी नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिए, कभी नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिए, कभी अमोनिया कन्वर्ट कर दिए। तो पौधों को डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं चाहिए, अलग अलग नाइट्रोजन के स्वरूप चाहिए। तो उस स्वरूप को बदलने के लिए, उसका चेंज करने के लिए जो ताला चाबी है, उसका वास्तव में चाबी अगर कहे तो सूक्ष्म जीवों के पास है। तो आप देखेंगे राइजोबियम जो कि आप बचपन से पढ़ते हैं, दलहन पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जहाँ पे रूट नोड्यूल का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये काम सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा है। और कृषि में अगर ये काम ना हो तो फिर तो प्रोडक्टिविटी की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म जीवों की भूमिका, क्योंकि हर पैरामीटर पे वो हमें हर तरीके का स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी बात कृषि की हो रही है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मिट्टी की उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी को बढ़ाना है, ये काम हो रहा है। एजेटोबैक्टर ये भी एक सूक्ष्म जीव है। ये क्या कर रहा है, फ्री लिविंग है,
इसको किसी साथ की जरूरत नहीं है। राइजोबियम जो रहेगा तो उसकी खासियत है कि वो दलहन पौधों के जड़ों के साथ दोस्ती करेगा, सहजीवी बनेगा, दो लोग मिलके साथ रहेंगे तो भी काम होगा, और अकेले रहेंगे यहाँ पे क्योंकि ये फ्री लिविंग है तो भी काम होगा। तो एजोटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, ये फ्री लिविंग है। और राइजोबियम जो है वो एक तरीके का सिम्बायोसिस, सहजीविता को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे दलहन पौधे के जड़ और राइजोबियम जीवाणु आपस में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। उसी तरीके से ये जो स्पाइरलम है वो भी जड़ों के आसपास स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारे हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी है, आपने नॉस्टॉक का नाम सुना होगा, एनाबिएना का नाम सुना होगा, लिस्ट है, दर्जनों ऐसे हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब कभी भी सहजीवी की बात होती है तो राइजोबियम याद किया जाता है, फ्री लिविंग की बात की जाती है तो ये एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर इत्यादि याद किए जाते हैं। ये सब सूक्ष्म जीवों के अलग अलग स्वरूप हैं। ठीक वैसे ही आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माइकोराइजा, माइकोराइजा भी वो सहजीविता को प्रदर्शित करता है। जब जो जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हो और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है ना, तो ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, माइकोराइजा, माइको में जो माइको है वो कवक के लिए है और राइजा जो वर्ड है वो रूट के लिए है। मतलब कुछ स्पेसिफिक पौधों के जड़ और कवक जो है आपस में रिलेशन बनाते हैं और ये सहजीवी रिलेशन जो है इन्वायरमेंट को भी फायदा देता है। और इसमें जो कवक जो होते हैं वो क्या करते हैं, फॉस्फोरस को एब्जॉर्व कर लेते हैं, एक तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इससे क्या होगा भाई कि प्लांट को जो है न्यूट्रिशन मिल गया और फंगस को जो है बना बनाया खाना मिल गया। तो दोनों के बीच में माइकोराइजा जो है, अगर सही मायने में कहा जाए तो ये रिश्ता जो है कुछ कहलाता है, ये सहजीवी कहलाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करता है इकोसिस्टम में, बहुत ही सकारात्मक रिलेशन में माना जाता है। जैसे राइजोबियम और दलहन पौधे के जड़ थे वो भी सहजीवी था, वैसे माइकोराइजा भी एक सहजीविता को प्रदर्शित करने वाला घटना है, जहां माइको मतलब कवक है और राइजा मतलब जड़, पौधों के जड़ है। तो पौधे के जड़ और कवक भी दोस्ती करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ये भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से विकसित हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये जो ब्लू ग्रीन अलगी जिसमें नेस्टोक एनोबियना वगैरह आते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। धान के खेतों में, पैडी फील्ड्स में विशेषकर इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पे धान के खेतों में जो है ये एक स्पेशल तरीके से नाइट्रोजन के फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं। फिलहाल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम भूमिका देख रहे थे, जहां रक्षा मिला, सुरक्षा मिला, पोषकता मिला। और अगर हम इसको कंपैरेटिवली अगर हम लोग अध्ययन करें कि अगर हम रसायन पे और कीटनाशक पे निर्भर थे तो तब, और जब हम जैव उर्वरक या नियंत्रक के रूप में बायो कंट्रोल पे आए तब, दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है, तो बहुत सिंपली समझ सकते हैं। अगर रसायन की और बायो कंट्रोल की प्रभाव देखा जाए तो रसायन का प्रभाव, जहर का प्रभाव बाबू बहुत जल्दी होता है, लेकिन जैव उर्वरक जो है थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। जल्दी आएगा रसायन, जल्दी प्रभाव दिखाएगा, जल्दी समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन ये जो है आपका बहुत धीमे धीमे विकसित होगा लेकिन लंबे समय तक बना रहेगा। ये मतलब बायो कंट्रोल, जैव उर्वरक जो बायो फर्टिलाइजर्स है उनकी बात हो रही है। मिट्टी के स्वास्थ्य पे बात करें अगर, तो प्रोडक्टिविटी तो केमिकल यूज करके आपको लग रहा है कि बढ़िया बढ़ गई है, लेकिन आपकी मिट्टी में क्या हो रही है भाई, अम्लीकरण और क्षरण हो रहा है, आपका मिट्टी खराब हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी पे लॉन्ग टर्म में असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जैव उर्वरक या नियंत्रक का सहारा लिया है तो मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी, इनफैक्ट बढ़ती रहेगी। अगर आप पर्यावरण पे प्रभाव करें तो भाई केमिकल का प्रभाव तो पर्यावरण पे हमेशा जहरीला होगा, विनाशकारी होगा, जबकि जैव उर्वरक जो है वो बिल्कुल नेचर के अनुकूल है, बिल्कुल इन्वायरमेंट के साथ चल रहा है, इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अगर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता की बात करें तो कीटों में प्रतिरोध विकसित हो जाता है, कीट प्रतिरोध विकसित करते हैं, और यहाँ पे है कि प्राकृतिक चक्र है, कोई प्रतिरोध नहीं होता। प्रतिरोध करने का मतलब ये होता है कि जैसे मच्छरों को मारने के लिए हम लोगों ने धुआं से शुरू किया था, इसके बाद हम लोग कितने एडवांस केमिकल का भी यूज करने लगे, लेकिन आप देखे होंगे कि मच्छर जो है उसके प्रति क्या किया, रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं और आने वाले समय में उससे वो नहीं भागते हैं। कीटों की भी यही दुनिया है, बार बार केमिकल का एक्सपोजर मिलने से उनके अंदर रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर इसमें हम देखें बायो फर्टिलाइजर्स की, तो एकदम नेचुरली जो है डेवलप होता है और इससे किसी भी तरीके का कोई प्रतिरोध विकसित नहीं होता। और लागत की बात करें तो ऑब्वियस है केमिकल जो है वो
महंगा है और बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। जबकि अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल तो आपको नेचर से जो चीज़ मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कम लागत लगेगा, आप ज़्यादा आत्मनिर्भर रहेंगे, डिपेंडेंसी आपकी घट जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि मानव के कल्याण में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका है वो 4 मुख्य तथ्यों पर आधारित थी। जहां आप देख रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा है, जहां राइजोबियम है, जहां पे एजोटोबैक्टर है, जहां नॉस्टॉक है, नाबियना है, बहुत सारे बैक्टीरिया की लिस्ट है, सूक्ष्म जीवों की लिस्ट है। जहां पे आप देख रहे थे कि बहुत सारे पोषक तत्वों का जो है समावेश करना है, तो आप जो है वो इन सभी प्रभावी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर रहे थे। कभी कभी ऐसी भी समस्या हो रही है कि खेतों में रक्षा प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि खेतों में फसलों के दुश्मन बहुत सारे हैं। तो हम लोग बायो कंट्रोल के माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जैविक नियंत्रण करते हुए देख रहे होंगे किस तरीके से कीटों का हम लोगों ने प्रबंधन किया, कैसे हम जैविक कीटनाशक विकसित किए, वो भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से विकसित हुआ। यानी जो ओवरऑल जो कृषि के माइक्रोब्स के साथ जोड़ने की हम व्यवस्था को देखें कि एक तरफ सूक्ष्म जीव है, दूसरी तरफ कृषि है, तो आपको दो चीजों का फायदा हो रहा है, पोषण मिल रहा है, आपको सुरक्षा मिल रही है। आपको मतलब फसलों को पोषण मिल रहा है, फसलों को सुरक्षा मिल रही है, और दोनों ही लेवल पे अलग अलग सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। जहां पे आपको की पॉइंट्स में याद रखना होगा बैसिलस thuringiensis के बारे में, ट्राइकोडर्मा के बारे में, नॉस्टॉक एनाबियोना के बारे में। ये सभी लोग अलग अलग श्रेणी में पोषण और सुरक्षा देने के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगर एक कंक्लूसिव नोट अगर हम देखें तो पाएंगे कि मानव कल्याण में दोनों मिलकर एक रसायन मुक्त उच्च उपज वाली प्रणाली बनाते हैं जो सीधे मानव कल्याण को बढ़ावा देता है। प्रकृति के साथ काम करना, प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करना, ये मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। नेचर के साथ है और नेचर को और उसकी पूरी के पूरी व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखते हुए, बिना नुकसान किए हुए सूक्ष्म जीव जो है मानव के कल्याण में भूमिका निभाते हैं। तो ये एक छोटा इंट्रोडक्टरी पार्ट था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका की, जिसमें हम लोग कृषि के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। अगले वीडियोज में मानव कल्याण में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या फायदा हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है इससे क्लास 12 में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जरूर नोट करेंगे। और अगले वीडियोज में जब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में, तो उससे जुड़े महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों और उनके एप्लीकेशन को समझेंगे। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी या कोई आप रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपने क्वेरीज को रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो। अगले वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।